सॉल्यूशन पहले का दे रहे हैं। सबसे पहले ना पहले वाले का सॉल्यूशन वैसे रफली लिखा दे रहे हैं, फिर शुरुआत करते हैं। दो क्वेश्चन साइड बाई साइड है, पहले वाला उठा, इन्होंने कहा c लेस देन d है और उसके साथ ये कंडीशन लगी हुई। तो गौर करो, इसको हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस c प्लस d इंटू x प्लस c इंटू d इज लेस देन 0 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर, x को अंदर लो तो प्लस सी एक्स प्लस dx प्लस सी डी इज लेस देन 0। यहाँ से x को कॉमन करो, दिस इंप्लाइज दैट x बाहर आया, अंदर का हिस्सा आया x प्लस c। इन दोनों में से किसको बाहर किया जाए, d को बाहर करें तो प्लस d बाहर आया, ये आ गया अपने पास x प्लस c लेस देन 0। पूरे में से x प्लस c को बाहर निकालो, x प्लस c बाहर आया, यहाँ पर कितना हुआ x प्लस d लेस देन 0। नंबर लाइन पर इनको उठा करके रखो। अच्छा ये बताओ कौन छोटा कौन बड़ा, पहले क्या दिया, पहले c लेस देन d दिया, ठीक। तो यहाँ से ये बताओ पहला क्रिटिकल पॉइंट x माइनस सी बराबर 0 से आपने को मिलता है x इज इक्वल टू कितना माइनस x प्लस। दूसरा इसी तरीके से सेकंड क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू कितना माइनस। अब ये बताओ दिया गया है c लेस देन d, तो जाहिर सी बात है माइनस c इज ग्रेटर देन माइनस d। कौन पहले रखा जाएगा नंबर लाइन पर, माइनस डी। तो यहाँ पर आपने को मिल गया है माइनस डी और यहाँ मिल गया है माइनस सी। दोनों एक एक बार आए हैं, अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस प्लस, और ये दोनों पॉइंट लिए भी नहीं जाने हैं। ये पॉजिटिव एरिया, ये रहा अपना नेगेटिव एरिया, ये रहा पॉजिटिव एरिया। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब है x बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस डी से माइनस सी, x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल माइनस डी से माइनस। फिर दूसरा वाला निकालते हैं, पहला कॉपी पर करके निकाल क्या गड़बड़ हो गया ये सबका हटाने से। अच्छा दिख गया, हो गया। सेकंड पर आता है, अब सेकंड पर ध्यान देना, जो दिया गया है उतने से शुरुआत करना है। सेकंड प्रॉब्लम, सबसे पहले ना इस बात को पकड़ो जो ये दिया गया, गिवन a, b, c ऑल आर पॉजिटिव। a, b, c जीरो नहीं हो सकते, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकते हैं। अब ये ऐसा कहा जा रहा है। अब गौर करना, इन दोनों बातें, ये जितनी तीन बातें लिखी गई ना, पूछ रहा है ये तीन बातें जो लिखी गई हैं क्या ये कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी। पहला ऑप्शन, क्या ये बात कभी पॉसिबल नहीं होगी, या ये लिखी गई बात हमेशा सही होगी, या हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है इसलिए इसका डिस्कशन नहीं हो सकता, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, शुरुआत करते हैं। a इंटू 1 माइनस बी ग्रेटर देन कितना दिया है 1/4। बस एक उठाओ, बाकी दोनों छोड़ दो, इसी के तरीके से लिखेंगे। a इज ग्रेटर, a इंटू 1 माइनस बी ग्रेटर देन 1/4। अच्छा अब सुना, a को पहले ही कहा है a पॉजिटिव है और ये 1/4 कौन है, पॉजिटिव है। दो लोगों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है जिसमें से एक खुद पॉजिटिव है तो दूसरा वाला भी कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस बी कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना 0। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट b इज कन्फर्मली लेस देन कितना। अभी एक बात क्लियर हो गई कि दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से एक बात तो साफ पता चलती है कि b भले 0 से बड़ा हो लेकिन कभी भी 1 को पार नहीं कर सकता। b इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। क्या डिट्टो यही बात यहाँ c के लिए कही जा सकती है, सेम प्रोसेस, बस अंतर कितने का, a की जगह कौन आया है b और b की जगह साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है। तो इसका मतलब सिमिलरली c is greater than 0 but less than 1 and a is also less than 1 but greater than 0। क्या ये तीनों बातें a b c सबके लिए सही हो? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को एक बात तो तय हो चुकी है कि 1 माइनस बी, इधर सुनना ध्यान से, 1 माइनस बी पॉजिटिव नंबर है, ठीक, और a खुद पॉजिटिव है। तो ये बताओ a कैसा, पॉजिटिव लिखना मतलब इसको, 1 माइनस बी भी कैसा, पॉजिटिव। और अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इनके ऊपर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई किया जा सकता है।
AM ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM, यही लिखे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अप्लाई करो यूजिंग AM GM इनइक्वालिटी। कहे ना, ये सवाल अगर एक बार नहीं लगाए हो तो तुम्हारा दिमाग उधर नहीं जाएगा कि उसका खेल यहाँ पर होने वाला है। कौन सी 1 माइनस बी ग्रेटर देन 0 कहाँ से आया ये? सुनो, A पॉजिटिव दिया है, ये A ग्रेटर देन 0, तो समथिंग पॉजिटिव इनटू समथिंग इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब ये दोनों खुद कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। अदरवाइज ना पॉजिटिव इनटू, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या बनता है? नेगेटिव, और वो 1/4 से बड़ा ना हो पाता। इसीलिए दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो 1 माइनस बी ग्रेटर देन 0, बी को उधर लो, बी लेस देन 1, बी लेस देन 1, और इधर क्या दिया है? बी ग्रेटर देन 0, तो बी बन गया है 0 से लेकर के 1 तक के बीच में। इसी तरीके से सी और इसी तरीके से ए लिखना। यूजिंग अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सही या गलत? अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक। ब्लूटूथ कनेक्ट है? अच्छा, ये ऑप्शन तो बचाना है। आर की क्या है? अप्लाई करें इसको। ये बताओ, दो नंबर हैं a और 1 माइनस बी, am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm फॉर, इसको इस्तेमाल कीजिए 1, 1 माइनस बी के लिए। a, 1 माइनस बी के लिए इस अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल। बोलो क्या लिख सकते हैं? कुछ हटा दें, ये पहला हटा दें। ये बताओ, इसको लिखा जा सकता है a प्लस 1 माइनस बी अपॉन 2 इज कन्फर्मली ग्रेटर देन अंडर रूट ग्रेटर देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दोनों। ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट कितना? GM, बोलो GM a इंटू 1 माइनस, लिखा जा सकता है, लेकिन अपने को पता है a इंटू 1 माइनस बी, इसकी वैल्यू a इंटू 1 माइनस बी कन्फर्मली ग्रेटर देन अंडर रूट 1/4। सही या गलत? क्लियर है? इसका मतलब अपने को मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान से सुनना, a प्लस 1 माइनस बी इज कन्फर्मली ग्रेटर देन, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर, तो 2 इंटू अंडर रूट 1/4 लिखा जा सकता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 1 माइनस बी इज कन्फर्मली ग्रेटर देन, इसको अंदर लेकर के जाओ, अंदर गया 4 ग्रेटर देन 1। सही है? इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट, यहां से बोलना a प्लस 1 माइनस बी ग्रेटर देन 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, a माइनस बी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट a ग्रेटर देन b। ये बना। अब मजे की बात यहाँ सुनना, अभी आप कोई रिजल्ट नहीं पहुंचे हो। जैसे आपने कहा a ग्रेटर देन b, किसके लिए? इस पैकेट के लिए आपने कहा a ग्रेटर देन b, तो इसके लिए क्या कहोगे? b ग्रेटर देन c, और इसके लिए क्या कहोगे? c ग्रेटर देन a। 3 रिजल्ट भारी भरकम तैयार हुए। पहला a ग्रेटर देन b, फिर अगला कहता है b ग्रेटर देन c, और अगला कहता है c ग्रेटर देन a। इसका मतलब क्या हुआ? a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, c बड़ा है a से, इसका मतलब a बड़ा है a से। क्या ये कभी पॉसिबल है? a के बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए दीपिका बच गई बहुत तेजी के साथ, ये वैल्यू रख करके चेक कर ली कि नेगेटिव आ रहा है, कभी पॉसिबल नहीं। क्लियर है? की पॉइंट बस यही बचा। अच्छा, पहले इतने तक पहुंचो तब बताते हैं, अभी इसकी जरूरत है। ये पहले यहाँ तक तुम लोग लिख लो, यहाँ, और इसके बाद यहाँ लिखना सिमिलरली b ग्रेटर देन c एंड c ग्रेटर देन a। सो इसलिए a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, c ग्रेटर देन a implies that, यहाँ नीचे लिखते हैं, implies that a ग्रेटर देन a, पहला लिया और a ग्रेटर देन, which is impossible, which is impossible।
IMP लिख दिया शॉर्ट में बस खाली, which is impossible. So option A is true. Option A is true. इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। ये जो भी बातें आपने लिखी हैं ये बातें कभी भी पॉसिबल नहीं है। हेडिंग है इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिसिटी का हिस्सा लगेगा, लेकिन मोनोटोनिसिटी हम लोग कोई बहुत डीपली अभी नहीं पढ़ने वाले। मोनोटोनिसिटी आप तभी बहुत डीपली पढ़ सकते हो जब आप पूरा लिमिट कंटिन्यूटी निकालो और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव निकालो, तो यहाँ पर मतलब पता चलता है उसका असली एप्लीकेशन पार्ट वहाँ आता है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक डोमेन निकालने के लिए आपको मोनोटोनिसिटी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ी चर्चा उसकी यहाँ पर हो रही है। थोड़ी मतलब अपने मतलब भर का सफिशिएंट चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है इंक्रीजिंग फंक्शन। किसी फंक्शन को कब आप इस बात का दर्जा देंगे कि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ता जाना एक गलत वर्डिंग इस्तेमाल। सिंपल सी बात है, आप किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहना चाह रहे हो, यानी वो फंक्शन बढ़ रहा है, अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है। सोचो फंक्शन को बनाते वक्त अपने पास दो चीज़ होती है। एक जो हम इनपुट दे रहे होते हैं, जो उठाया जाता है कहाँ से, नॉर्मली एक्स एक्सिस से, और एक आउटपुट जो कहाँ पर हमको मिलता है, वाई एक्सिस पर मिलता है। यानी ये दुनिया जो बसी पड़ी है एक्स एक्सिस वाली, ये इनपुट की दुनिया है, और ये जो वाई एक्सिस पर दुनिया बसी हुई है ये आउटपुट की है, जो आपको रिजल्ट मिलना है। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि जैसे जैसे आप इनपुट की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, वर्क करना x1, फिर इससे उधर चले तो इससे बड़ा कौन होगा, x2, और आगे चले तो ये कौन हो गया, x3, अगला कौन होगा, x4। इनपुट के बीच का रिलेशन क्या है, x1 ग्रेटर देन x2, x2 ग्रेटर देन x3, x1 लेस देन x2, x2 लेस देन x3, x3 लेस देन x4। ये एज इट इज चलता जाएगा। ये इनपुट की दुनिया है। इन इनपुट पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है, यानी जो फंक्शन y बराबर fx मिल रहा है, वो ऐसा मिले कि वो बढ़ता जाए। जैसे ये सीधी स्ट्रेट लाइन खींची गई है। गौर करो, x1 जब था तो x1 पर जो आपको वैल्यू मिली वो कौन होगी, y1। सही या गलत, y बराबर fx है, तो हम x1 पर पहला आउटपुट y1 पा रहे हैं, और y1 आपको कहाँ मिल रहा है, गौर करना होगा यहाँ, ये y। जब x2 हुआ तो x2 x1 से तो बड़ा है, और जैसे x1 से बढ़े गए तो सोचो ग्राफ पर आप और ऊपर चले गए कि नहीं। ग्राफ पर ऊपर जाने का मतलब है आप y एक्सिस पर और ऊपर चले गए। कौन मिला, y2। रिलेशन क्या मिला, रिलेशन मिला when x1 less than x2 then output at x1 is conformably less than output at x1। इसका मतलब जैसे आपने इनपुट को बढ़ाया तैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई। इसके बाद फिर बारी आती है x3 पर, और x3 पर गौर करो तो x3 पर यहाँ फंक्शन की वैल्यू यहाँ आपको कितनी मिली, y3 पर। क्या और आगे मिली, y1 से बड़ा y2, y2 से बड़ा कौन हुआ, y2। अब की बार गौर करना, यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ x4 ले लेते हैं, x4, और यहाँ पर कितना ले लिए, x5। तो एक चीज गौर करो, x4 पर और x5 पर जो y की वैल्यू मिली हुई है, y4 एंड y5 के दोनों आपस में कैसी, सेम टू सेम। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन थोड़ी देर तक के लिए कांस्टेंट हो चुका है, लेकिन उसके बाद आगे फिर फंक्शन बढ़ना शुरू कर दे रहा है। ठीक, x6 पर आएंगे तो y6 अब की बार उनसे बड़ा मिल रहा है। इसी तरीके से यानी जैसे जैसे आप इनपुट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोमेन के कुछ पॉइंट पर आउटपुट बराबर बैठ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे फंक्शन को जिसका ये नेचर होगा, जिसकी ये टेंडेंसी होगी कि आउटपुट को इनपुट को बढ़ाने पर आउटपुट भी बढ़ता जाए। अभी हम सारे पॉइंट के लिए नहीं कह रहे, कुछ पॉइंट पर बराबर होगा वो भी चलेगा, घटना नहीं चाहिए, बस घटना नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में दिया गया फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली सुनो, when x1 less than x2, x1 पहला इनपुट और x2 दूसरा इनपुट, इनपुट बड़ा है, this implies and implies that y1 का मतलब आउटपुट किस पर, x1 पर, या y1 ना लिखना चाहो तो ये लिखो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1 इज लेस देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2। जनरल मेथड लिख रहे हैं।
जब x1 छोटा हो x2 बड़ा हो, यानी पहला इनपुट छोटा अगला इनपुट उससे बड़ा हो, तो फंक्शन की भी वैल्यू इसी सेंस में होनी चाहिए, या तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 बराबर बैठ जाए और या तो f ऑफ x1 छोटा हो जाए किससे, f ऑफ x2 से। तो जो फंक्शन इस टेंडेंसी को रखता है उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत? लेकिन बराबरी सारे पॉइंट पर नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि x1 लेस देन x2, x1 से बड़ा x2 इनपुट है, इससे भी बड़ा इनपुट कौन, x3, इससे भी बड़ा इनपुट कौन, x4। लेकिन आप इनपुट तो बढ़ाते जा रहे हो लेकिन आउटपुट हर बार आपको बराबर मिल रहा है। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बराबर f ऑफ x3 बराबर f ऑफ x4 बराबर सब कुछ। आप इनपुट बढ़ाते जाओ लेकिन आउटपुट एक बराबर आ रहे हैं, तो इसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं करो, ये कांस्टेंट टिका होगा। जो एक वैल्यू हमने ले ली आखिरी तक हम वही देते चले जाएंगे। ये टेंडेंसी आपको कांस्टेंट फंक्शन में लाएगी, इसीलिए ये कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन के दायरे में नहीं आते। इंक्रीजिंग कहता है डोमेन के हर पॉइंट पर मिलने वाला आउटपुट या तो बड़ा होता चला जाए और या तो बड़े होने के दौरान कुछ हिस्से पर बराबर भी बैठ सकता है, लेकिन कुछ ही हिस्से पर, सारे हिस्से पर ये बात नहीं होल्ड होनी चाहिए। क्लियर है? ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। दूसरी भाषा जो आपके समझ में है, जिस वक्त आप ग्राफ खींच रहे हो आप अपने हाथ का मूवमेंट देखो, लेफ्ट टू राइट अगर आपका मूवमेंट ये हो रहा है, कहाँ लेफ्ट टू राइट, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो जब आपका हाथ ग्राफ पर ऊपर की तरफ चल रहा हो लेफ्ट टू राइट, ये देखना, तो ऐसे दिए गए फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। और यही लेफ्ट टू राइट पर मूवमेंट अगर हाथ का नीचे की तरफ आ रहा है तो ये फंक्शन कैसे होंगे, डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आउटपुट कम होता जा रहा है। इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट का कम होना डिक्रीजिंग फंक्शन, इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट का भी बढ़ते जाना इंक्रीजिंग फंक्शन। यही दो बिहेवियर इसके। क्लियर है ये बातें? लिखा जाए। लैंग्वेज लिखना, a function y is equal to fx, a function y is equal to fx is called increasing function, is called increasing function, is called increasing function if its output का मतलब रिजल्ट जो बाहर आ रहा है, if its output f of x increases by increasing the input, by increasing the input, by increasing the input, और इनपुट x कहते हैं ना। वर्डिंग पर बहुत खास ख्याल रखना, हमने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये बात डोमेन के सारे पॉइंट पर सही हो, नहीं लिखा। यानी डोमेन के कुछ पॉइंट पर आउटपुट बराबर छूटने की भी बात हो सकती है। लिखा गया है a function y is equal to fx is called, कोई भी दिया गया फंक्शन y बराबर fx कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक बढ़ता हुआ फंक्शन कहा जाएगा if यदि its output fx increases, अगर इसका जो आउटपुट fx है वो इंक्रीज करे by increasing the input x, जब आप इनपुट x को बढ़ा रहे हो तो आपका आउटपुट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या ये लिखा गया for every point of the domain? ये तो लिखा नहीं है। इसका मतलब वो बात क्यों छिपी, वो बात इसलिए छिपी हुई है क्योंकि कुछ पॉइंट पर आउटपुट बराबर हो जाए तब पर भी चलेगा। तो कॉन्टिन्यूअसली अगर आप इंक्रीज करो, अब सुनना, अगर आप कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हो, कहीं पर भी आपकी वैल्यू बराबर होने वाली नहीं है, तो दुनिया आपको कहते हैं यू आर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आप बोल्डली पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो हम किसी पॉइंट पर बराबर होने को तैयार नहीं, e की पावर x वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन के दायरे में आते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जाए इसकी गारंटी नहीं होती है। जैसे ये वाला जो फंक्शन
इस फंक्शन की अगर बात करो तो देखो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में पहले बढ़े, फिर कांस्टेंट आए, फिर बढ़ना शुरू कर दिए। तो ये जो फंक्शन होगा ना, ये दायरा होगा इंक्रीजिंग में, आप इसको इंक्रीजिंग में रखो। लेकिन e की पावर x का ग्राफ अगर खींचा जाएगा तो सोचो e की पावर x ऐसा आता है, e की पावर x ये कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये कहीं बराबर होने वाला नहीं। log x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, log x का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कम होने वाला नहीं, ना भी कहीं पर ये बराबर होने वाला है। क्लियर है ये बात? ठीक। मॉड x देखना, मॉड x का ग्राफ पहले एक बार क्या करता है, डिक्रीज होता है, फिर क्या करता है, इंक्रीज होता है। ये मिक्सिंग बिहेवियर आ गया, मिक्स हो गया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों शामिल है। तो इसका मतलब ये ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग, ये दोनों में से कुछ भी नहीं, ये अलग है। फंक्शन तभी इंक्रीजिंग होगा जब इनपुट को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ, आउटपुट भी धीमे धीमे क्या होता जाए, बढ़ता जाए। आउटपुट कुछ हिस्से पर बराबर छूट सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसी को स्ट्रिक्टली कह रहे हो, इसका मतलब आप उसको बोल्डली कह रहे हो कि तुमको बढ़ना है, लगातार बढ़ते जाना है, जब जब इनपुट बढ़ाएंगे तब तब तुमको बढ़ते जाना है। तो ऐसे केस में फंक्शन को आपने बांध दिया है बढ़ने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? आगे लिखा जाए। y is equal to x, line passing through the origin, ये देखना जी। कौन सी? अच्छा तुम ये चाहती हो ऐसा, तुम ये चाहती हो ऐसा खींचा जाए ना। ये देखो ना, इनपुट किस रास्ते बढ़ रहा है, इनपुट कहाँ से बढ़ेगा, ये इनपुट जा रहा है। तो सोचो जब यहाँ थे तो ग्राफ यहाँ आया, जब इनपुट यहाँ हुआ तो ग्राफ ऊपर गए कि नीचे आए, फिर इनपुट यहाँ आया तो और ऊपर चले गए। मूवमेंट ग्राफ पर हमेशा लेफ्ट टू राइट चला जाता है। लेफ्ट टू राइट चलोगे क्योंकि जब भी आप कोई ग्राफ ट्रेस करते हो ना तो x को पहले भरते हो, उस x के लिए आपको आउटपुट मिलता है, और x को भरने का तरीका ये होता है आप x को बढ़ते हुए क्रम में भरते हो। इसीलिए आपका मूवमेंट हमेशा लेफ्ट टू कहाँ कहा जाएगा, राइट। अभी क्लियर है? आगे लिखना, नोट लगाना, नोट। नोट में लिखना, इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है, इट मे हैपन, ऐसा भी घटित हो सकता है, दैट बाय इंक्रीजिंग happen that by increasing the input x, by increasing the input x, ऐसा भी घटित हो सकता है कि जब आप इनपुट x को बढ़ा रहे हो, by increasing the input x, output fx, output fx, ठीक, remains same, remains same, remains same for few, but not all input, but not all input, not all input x belong to the domain of function f. It may happen, ऐसा घटित हो सकता है that कि by increasing the input x, जब आप input x को बढ़ा रहे हो, output f of x remains same, आपका जो आउटपुट जो आपका रिजल्ट मिल रहा है वो लगातार सेम टू सेम बना रहे हो फॉर फ्यू, कुछ पर, बट लेकिन नॉट फॉर ऑल इनपुट एक्स बिलोंग, वो डोमेन के हर पॉइंट पर बराबर नहीं बना रह सकता, कुछ पर बराबर बना रह सकता है लेकिन बाकी पर उसको हर हाल में बढ़ना पड़ेगा। जब जब आप इनपुट बढ़ाओगे तब तब उसको बढ़ना पड़ेगा। कुछ पॉइंट पे आप उसको छूट दे रहे हो, जाओ कुछ पॉइंट पर तुम्हारी वैल्यू एक बराबर भी आ सकती है, कोई रोक नहीं, लेकिन सारे पॉइंट पर नहीं, क्योंकि सब पर कर दिए तो ये कैसा कांस्टेंट फंक्शन, फिर ये बदलने वाला है। क्लियर है ये बात? फिगर बनाना चाहो तो
ये बनाओ, चाहे और छोटा फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाना रफली अपने हिसाब से बना लो। एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो किसी एक पॉइंट पर, उस दिए गए ग्राफ के लिए किसी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दो, ठीक। और जो टेंजेंट आपने खींचा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल फॉर्म करता है? थीटा का एंगल फॉर्म करता है। ये जो पॉइंट है यहाँ हम मान रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पर x2, ठीक, यहाँ देखिए x3, क्या x1 छोटा है किससे? x2 से। तो इसका मतलब गौर करो यहाँ जो वैल्यू मिली वो वैल्यू कौन? f ऑफ x1। अच्छा ये बताओ जिस वक्त इनपुट x1 छोटा था इनपुट x2 से, उस दिन अभी कहाँ पर मौजूद हो? यहाँ। और बाद में x2 पर पहुंचे तो y एक्सिस पे यहाँ आ गए। इसका मतलब तय हो गया f ऑफ x1 इज आल्सो कन्फर्मली लेस देन f ऑफ कितना? x2। क्लियर है? लेकिन अगली बात सुना, जब आप x3 और x4 पर आते हो तो कंडीशन क्या बनती है? x3 पर और x4 पर सेम हाइट पर रुके हुए हो कि नहीं? इसका मतलब डोमेन के दो पॉइंट पर अभी हम वैल्यू को बराबर दिखा रहे हैं, यानी f ऑफ x3 इज इक्वल टू f ऑफ x4। f ऑफ x3 इज इक्वल टू f ऑफ x4, ठीक। वाइल जबकि x3 is less than x4। इनपुट तो बढ़ाया लेकिन आउटपुट सेम टू सेम आ गया। फिगर में थोड़ी सी जगह बचा करके था, साइड में एक जगह वहाँ थोड़ी सी बात। अच्छा दिमाग से सोच करके बताना, फिगर सामने पड़ा हुआ। ऐसे में जब जब आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, जब जब आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, तब तब जो आपकी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी थीटा, वो 90 से कम बैठेगा। जब जब फंक्शन इंक्रीज करेगा ये एंगल 90 से कम बैठेगा। क्या बात है? अच्छा अब सुना, अगर ये एंगल 90 से कम है तो बताओ 90 से कम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसका तय मतलब हो गया कि जब जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उस वक्त फंक्शन के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो मैक्सिमम 90 हो सकता है। मैक्सिमम 90 जब चपटा हो गया, ये देखो ये अब इस पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट खींचो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये कभी भी 90 को तो पार नहीं कर सकता, और 90 को पार नहीं कर सकता तो ऐसे केस में इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में tan थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 0 बना रहेगा। कि गलत बोल रहे हैं? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बना रहेगा। सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, ये मेरा सवाल है। क्या tan थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ऑलवेज लिखे या tan थीटा लेस देन आर इक्वल टू 0 ऑलवेज लिखे? ग्रेटर देन। रीजन आप 90 से कम हो, 90 से कम का मतलब आप
tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, और tan थीटा पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब tan थीटा आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी पॉइंट x बिलोंग टू द डोमेन df। क्लियर है ये बातें? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो tan थीटा इज कन्फर्मली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द डोमेन। जो कंफ्यूज होगा बड़ी ईमानदारी से अभी बता देगा। दीपिका कंफ्यूज हो तो बता मधु नहीं, पीछे कृष्णा क्लियर है? अच्छा, अभी अपने को पता नहीं क्या लग रहा है ना, कुछ लोगों के दिमाग में दिक्कत आ रही है, मतलब इसको समझने में और दिक्कत नहीं। सुनो, इधर तरह तरह के काम बनाते हैं। चलो मेले में चलते हैं, तरह तरह की बांसुरी बिकती है मेले में, कोई 2 रुपये कोई 10 रुपये। इधर देखना, ध्यान से बोलना, ध्यान से। कैसा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। ठीक, अच्छा इस पॉइंट को लो, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा बनाया। ये थीटा 90 से ज़्यादा है 90 से कम? ये थीटा 90 से ज़्यादा या कम? कम होगा। इसका मतलब आज की तारीख में थीटा इस कन्फर्मली लेस देन कितना हो गया? 90 हो गया। और जब लेस देन 90 हो गया तो इसका मतलब हो गया थीटा बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में होगा। और सोचो अगर ये पहले क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में tan थीटा का चेक हमेशा कैसा कटता है? ग्रेटर देन, पॉजिटिव कटेगा। अच्छा, अगर यही कहीं पर फ्लैट हो जाए, जैसे ये यहाँ पर फ्लैट हो गया, तो अब जाहिर सी बात है, अब इस पर अगर तुमने टेंजेंट को ड्रॉ किया तो ये इसके पैरेलल हो गया कि नहीं? और पैरेलल हुआ तो इनके बीच का एंगल कितना बना? 0। और tan 0 का मान 0 होता है। इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर है? tan थीटा स्लोप नापता है, प्रवणता m बराबर tan थीटा, गलत सही जो भी है ऐसा है। ठीक, तो इसका मतलब tan थीटा कन्फर्मली ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा ये बताओ, ये फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग है ना, कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग है। अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए, ये जो धंसा हुआ नीचे निकल के आ रहा है, इस पर टेंजेंट को ड्रॉ करो जरा, वापस यही एंगल कितना बनाएगा? थीटा डैश। फिर से 90 से कम बनाया, 90 से कम का मतलब किस क्वाड्रेंट में बैठे हो? पहले में। और पहले क्वाड्रेंट में tan थीटा हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब आप यहाँ से लेकर के अब डोमेन में किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाएं, फॉर एवरी पॉइंट xi, f of xi is less than or equal to f of xi plus 1। सही है गलत? xi को जरा 3 लो, x3 और i plus 1 यानी कितना? x4। जैसे इनपुट बढ़ाओगे फंक्शन इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? तो फॉर ऑल xi f of xi either less than f of xi plus 1 or equal to f of xi plus 1। क्लियर है ये बात? और जब जब ऐसी बातें हो रही है तब तब थीटा मेरा 90 से कम बनता है। हर बार हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन के डोमेन के हर पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट एक बिहेवियर दिखा रहा है कि tan थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू द df। क्लियर हो? tan थीटा को एक और लिखा जाता है डेरिवेटिव के फॉर्म में, dy dx, ddx ऑफ y, यही तो लिखते आए हैं। तो इसका मतलब ये बताओ, जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर का है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए tan थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा? dy by dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा dy by dx वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये बातें तब जब कंफर्म रहे कि क्या वास्तविकता में tan थीटा dy by dx होता है। कंफर्म? ठीक, तो ये बात हमेशा सही होगी। क्लियर है? dy माइनस 1 अपॉन डी बाई डी एक्स। हाँ, किसमें? यहाँ का किस्सा नहीं है वो, जो तुम बता रहे हो वो मैक्सिमम मिनिमम में डिस्कशन चलता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव का बिहेव क्या होगा। हाँ, ग्रेडियंट की बात किसकी? दैट इज, अर्थात दैट इज इसी फिगर के बगल में लिखा dy dx इज
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। tan थीटा के पॉजिटिव होने, नॉन नेगेटिव होने का मतलब है कि dy dx भी कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा। क्लियर है इतनी बात? आगे वो लगा देना, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द डोमेन लेकिन dy dx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द डोमेन तो होता है, बट dy dx या ddx of y does not equal to 0 for all small x belong to the df। लेकिन dy dx डोमेन में मौजूद हर पॉइंट के लिए 0 नहीं होता, कुछ के लिए 0 चलेगा, सब के लिए 0 कर दोगे तब तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन में बदल जाएगा। क्लियर है? प्रीति, फ्लैट ग्राफ खींच है, देखना ये फ्लैट ग्राफ। जिस वक्त हम खड़े थे x1 पर तब भी मेरी हाइट उतनी ही थी जिस वक्त हम खड़े हैं x2 पर, दोनों बार हाइट सेम है। इवन अब हम चाहे जितने आगे बढ़ जाएं, हर बार मेरी हाइट कैसी रहने वाली है, सेम टू सेम रहने वाली। यानी हर बार ये जो लाइन या जो कर्व खींचा गया है ये x एक्सिस के साथ कितने का एंगल फॉर्म करेगा, 0 का, और tan 0 बराबर कितना, 0, यानी dy by dx इज इक्वल टू कितना, 0। तो dy by dx अगर डोमेन के हर पॉइंट के लिए 0 हो गया, इसका मतलब आपका फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन चुका है। और जबकि हम डिस्कशन कर रहे हैं किसका, इंक्रीजिंग का, तो इंक्रीजिंग में आपको बस कुछ चुनिंदा पॉइंट पर छूट मिलेगी कि इनपुट बढ़ाने पर भी वैल्यू बराबर आ जाए, लेकिन ये छूट सिर्फ चुनिंदा पॉइंट पर है, सब पर आप इस बात को नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी बात है? आगे दैट इज, अर्थात इसके किससे खत्म नहीं, दैट इज x2 greater than x1 implies that, ध्यान से सुनते रहना, x2 greater than x1 मतलब आप x एक्सिस पर चल रहे हो, यहाँ पहुंचे तो कितना x1, यहाँ पहुंचे तो कितना x2। कंफर्म है x1 लेस देन x2, कंफर्म है। लेकिन आप चर्चा कर रहे हो इसकी इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहता है कि x1 पर मिला हुआ f ऑफ x1 और x2 पर मिला हुआ f ऑफ x2 या तो बराबर होगा और या तो f ऑफ x1 छोटा होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का नेचर, जैसे जैसे इनपुट बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे आउटपुट बड़े होने की पॉसिबिलिटी बनी है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या था, x2 ग्रेटर देन x1 implies that f of x2 is greater than or equal to f of x2। लिखा जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन लिखो। इसका मतलब दिस implies that is, अर्थात, अच्छा एक बार इधर देखो, आपकी ना इसको पहले लिखो और देखो इसको कैसे लिख रहा है, ध्यान से लिखना। दैट इज f of x2 minus f of x1 is greater than or equal to 0 implies that, क्लियर? f of x2 उसको इधर ला दीजिए, माइनस f of x1 greater than or equal to 0, इनका दो अलग अलग आउटपुट पर आए हुए, दो अलग अलग इनपुट पर आए हुए दो आउटपुट का डिफरेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 implies that x2 minus x1 greater than 0। सही बात? अच्छा ये बताओ क्या ये नंबर अब 0 हुआ? नहीं, क्योंकि आप तो इनपुट बढ़ाते जा रहे हो, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है इससे यहाँ पर डिवीजन तो हो ही जाएगा, भाग लगा सकते हैं। यानी दिस implies that f of x2 minus f of x1 minus f of x1 upon x2 minus x1 is greater than or equal to कितना, 0। सही है गलत? क्लियर है? अच्छा फिर सुनना, अभी कुछ नहीं, केवल समझते रहो बस। इसका मतलब ये हुआ, क्या ये तुमको y2 minus y1 नहीं नजर आ रहा, y2 minus y1, और दो आउटपुट का जो डिफरेंस होता है, अगर हम कह दें कि ये दोनों एकदम नजदीक के पॉइंट हैं, ये दोनों एकदम नजदीक के पॉइंट हैं,
यानी कि ये नंबर लाइन पर यहाँ बैठा है x1 और इससे थोड़ा ही दूरी पर यहाँ बैठा है कौन, x2। तो इनके बीच का अंतर कम से कम होता जा रहा है। जब इनके बीच का अंतर कम से कम होता जाएगा तो इन दोनों वैल्यू के बीच का भी अंतर कम से कम होता जाएगा। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, सही है गलत? और डेल्टा y डेल्टा अपॉन डेल्टा x टेंडिंग टू द जीरो is x2 माइनस x1, या ये भी ना कह करके और शुद्ध भाषा में कहें is x1 टेंडिंग टू द x2 या x2 टेंडिंग टू द x1 लिखा जा सकता है, या x2 टेंडिंग टू x1 ऐसा ना लिखे as x2 माइनस x1 टेंडिंग टू द नजदीक के पॉइंट पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कन्वर्ट कर रहा होगा किसकी तरफ, जीरो की तरफ। सोच लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इत्मीनान से सोच लो। टाइम दे रहे, सोच ले एकदम इत्मीनान से, पहली बार। हाँ, इनका डिफरेंस टेंडिंग टू जीरो, पास आने का मतलब इनका डिफरेंस टेंडिंग टू जीरो। क्लियर है? लिख डालो इतना पहले। ऊपर वाले से एक बात लिख सकते हो ना, दिस इंप्लाइज दैट, इससे लिख रहे हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x is greater than or equal to 0, डेल्टा y by डेल्टा x greater than or equal to 0। लिमिटिंग बिहेवियर पे यही dy dx बनता था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिटिंग बिहेवियर पर यही आपका dy dx बन जाता था। क्यों? आप कर क्या रहे थे? आप y में होने वाला वेरिएशन नाप रहे थे। y में ये डेल्टा लगा ना, डेल्टा मतलब डिफरेंस, यानी आप y में होने वाला वेरिएशन नाप रहे हो, वो भी कैसा, इंस्टेंटेनियस वेरिएशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब तात्कालिक, तुरंत कितने का बदलाव आ रहा है, तो तुरंत का बदलाव, यानी टाइम t टेंडिंग टू द जीरो, तात्कालिक बदलाव आपका। हाँ, तात्क्षणिक, हाँ कह सकते, शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं हम तो, ऐसे ही कर रहे हैं। वो बीएड का पेपर लेके आइए, हिंदी में ना कंपटीशन करना, अभी उनके दिमाग में हिंदी बिल्कुल चल रही होगी। पहले इतना नोट करना, फिर आगे क्या हुआ बोले। इसके बाद यहाँ पर लिखना 10, इसके बाद 10, ये दिवेंद्र मास्टर साहब पहले यहाँ लिखना 10 ना लिखना, 10 THUS बोले। इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग लिखने क्या ना, किसने लिखा है इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तात्क्षणिक बदलाव, दर नापी जाती है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ fx, instantaneous rate of change of function fx by simply fx, ठीक, always remains, हमेशा बनी रहती है, always remains non negative, always remains non negative, यानी जैसे जैसे आप ग्राफ पर आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप ग्राफ पर आगे बढ़ते जाते हो, आपका जो तात्क्षणिक बदलाव होता है वो हमेशा पॉजिटिव बना रहता है, वो कभी सही पॉजिटिव नॉन नेगेटिव बना रहता है। मतलब जीरो हो सकता है dy by dx, ये पॉजिटिव हो सकता है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। किसके किस्से में? जब जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? फिर उसके बाद लिखना छड़ी है डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो इस बार घटेगा। हुआ?
चीज़ें याद तो आई होंगी क्या होने वाला है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट कम होता जाएगा, ठीक। इनपुट के बढ़ाने पर अगर आउटपुट घटता जाए तो ऐसा फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। यहाँ भी आपको खुली छूट है, कुछ पॉइंट पर इनपुट बढ़ने के बाद भी आपका आउटपुट बराबर रह सकता है, लेकिन सब पर नहीं, केवल कुछ की बात है। लिखना y is equal to fx is decreasing, y is equal to fx is decreasing, y is equal to fx is decreasing if its output अगर इसका जो आउटपुट आ रहा है, कौन सा आउटपुट होता है fx, ठीक, डिक्रीजेस, if its output decreases by increasing the input x, by increasing the input x, by increasing the input x, इनपुट x के बढ़ाने पर भी अगर आउटपुट आपका घट रहा है तो ऐसा फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन में लेफ्ट टू राइट हाथ का मूवमेंट कैसा होता है, ऊपर से नीचे आने का होगा। क्लियर है ये बात? तुरंत एक फिगर बनाना, पहले नोट कीजिए ना, नोट इट में हैपेंस, ऐसा घटित हो सकता है, नोट इट में हैपन, ऐसा घटित हो सकता है दैट कि बाय इंक्रीजिंग द इनपुट x, by increasing the input x, output f of x remains same, एक बराबर बना रहे हैं, remains same for few points but not all x belong to the domain f। कुछ x के लिए डोमेन में मौजूद कुछ पॉइंट के लिए आउटपुट बराबर आ सकता है, लेकिन सारे के लिए आउटपुट बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात है, सबके लिए बराबर आ गया तो फंक्शन कैसा कांस्टेंट की कैटेगरी आ जाएगी। अब फिगर बना, खाली दाम वो लिख दिए होंगे बस खाली। डिक्रीजिंग फंक्शन का फिगर पहले इसे बना दो, फिर लाइन पहले खींच लेना टेंजेंट वाली, और उसके बाद फिर ये कर्व बनाना। आराम से बना लो, फिर इसकी शुरुआत करो। बारे में यही कॉर्नर पर लिखना। अच्छा ध्यान देना, एक चीज गौर करो, आज की तारीख में कौन बड़ा है? आउटपुट x2 बड़ा है किससे? x1 से। लेकिन सोचो x1 पर जब आपको मिला तो x1 पर y एक्सिस पर यहाँ आपको मिलता है y, और जैसे आप x2 को देखते हो तो x2 पे आपको वैल्यू यहाँ मिलती है y। डिक्रीज किए कि इंक्रीज किए? डिक्रीज। जब हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं उस दौरान ऊपर से किधर आ रहे हैं? नीचे की तरफ, और ऊपर से नीचे आने पर वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। अच्छा अब की बार यहाँ आ गए x3 इज कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना हो गया? x2। सोचो इसके ठीक सामने अगर हम लोग आए तो वैल्यू y3 और कम हो गई कि नहीं? और अगर इसको फ्लैट कर दिया जाए यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद ये कितना शुरू है
तो इसका मतलब x4 पर भी आपको कितना मिल रहा है, y4 बराबर y3। सेम टू सेम, इसका मतलब कुछ पॉइंट पर वैल्यू बराबर हो सकती है इनपुट बढ़ाने के बाद भी, लेकिन सारे पॉइंट पर बराबर होने की गारंटी नहीं है, सारे पॉइंट पर बराबर नहीं होना चाहिए। और सोचो मूवमेंट इस दौरान हाथ का लेफ्ट टू राइट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ घटता हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। अच्छा फिर सुनना, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है जैसा कि नजर आ रहा है, क्या थीटा 90 से बड़ा है कि नहीं, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा कोई होने का मतलब है किस क्वाड्रेंट में टपकोगे, सेकंड में, और सेकंड में tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब जिस दिन आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा उस दिन dy dx नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है, लिखना इस बात को, दैट इज अर्थात that is x2 greater than x1 implies and implies that आउटपुट बढ़ाओगे तो सॉरी इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट घटेगा, यानी कि x2 greater than x1 implies and implies that f of x2 is less than or equal to f of x1। सही या गलत, कुछ पॉइंट पर बराबरी हो सकती है तो कुछ पर बराबर छोड़ दे रहे हैं। अच्छा इसका मतलब अब यहां से इनको लिखना, दिस इंप्लाइज दैट, इसका हाल देखना क्या लिखा गया है, f of x2 माइनस f of x1 माइनस f of x1, और चाहे तो पलट करके लिखो f of x1 माइनस f of x2, क्योंकि फाइनली तो हम लोग डिफरेंस ही निकालेंगे। लिखना f of x2 माइनस f of x1 लेस देन और इक्वल टू 0 इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट क्या x2 माइनस x1 ग्रेटर देन सी। सही लिख लो। इसका मतलब दोनों को, अच्छा ये नॉन जीरो है तो इससे ऊपर डिवाइड किया जा सकता है, फिर इंस्टेंटेनियस रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये होगा कि f of x2 माइनस f of x1 और अपॉन x2 माइनस x1 इसका फॉर्मूला क्या लिखें, लेस देन और इक्वल टू 0। ये कौन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है कि नहीं, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग कहते हैं दैट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। This implies that dy dx is less than or equal to 0, dy dx is less than or equal to 0, that is करके लिखना, that is अब जो लिखना उसको ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देना, बोले लिखना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, instantaneous rate of change, instantaneous rate of change of function fx, instantaneous rate of change of function fx always remains, always remains हमेशा बना रहता है, always remains non positive, always remains non positive, यानी किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन में dy dx की जो वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो होगा वो हमेशा या तो जीरो रहेगा और या तो हमेशा जीरो नहीं रहेगा, वो या तो नेगेटिव होगा और या तो जीरो, लेकिन हर पॉइंट पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि सारे पॉइंट पर जीरो होने से फिर आप वापस कहाँ चले आएंगे, कांस्टेंट फंक्शन। याद रहेंगी ये बात। अगली हेडिंग डाल देना मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी एक दृष्टता बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है एक दृष्टता, हेडिंग है मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी। ठीक, हिंदी लिखना चाहो लिख सकते हो, एक दृष्टता, एक ही तरफ देखने वाला। मोनो का मतलब होता है वन, मोनोटोनिसिटी एक दृष्टता, आप एक ही तरफ देख बस। इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करते जाओ, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज करते जाओ।
उसमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं कि आप एक बार इंक्रीज करके दोबारा डिक्रीज कर दें। इसीलिए ये अपने नाम के अनुसार व्यवहार करता है। मोनोटोनिसिटी एक ही तरफ देख करके चलने वाला है। तो अगर कोई फंक्शन मोनोटोन बनना चाहता है, मोनोटोनिसिटी रखना चाहता है, तो या तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जाए, ठीक, और या तो वो फंक्शन डिक्रीज करता जाए। ऐसे फंक्शन ना मोनोटोनिसिटी के अंतर्गत आते हैं, मोनोटोनिक कह सकते हो उनको। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है, जैसे जरा देखना मॉड एक्स का ग्राफ देखो, मॉड एक्स का ग्राफ पहले क्या किया, डिक्रीज, और उसके बाद क्या किया, इंक्रीज किया। एक बार घट रहे हैं और दोबारा बढ़ रहे हैं, तो ये फंक्शन मोनोटोन की कैटेगरी में आने वाला नहीं है। क्योंकि मोनोटोनिसिटी कहती है एक दिष्टता, एक ही तरफ देखते हुए चलो, या तो बढ़ रहे हो तो नाक के सीध में बढ़ते जाओ, और या तो घट रहे हो तो नाक के सीध में घटते जाओ। कुछ पॉइंट पर आप बराबर हो सकते हो, उसके लिए आपको छूट है। कहते हैं ना थोड़ी देर बहुत ज़्यादा गर्मी लगे, भैया सुस्ताइला, पहले सुस्ताइला तब चला जाएगा, तो वो सुस्त पड़े रहेंगे धीमे धीमे। इसीलिए ना मोनोटोनिसिटी को कुछ लोग सुस्त फंक्शन बोलते हैं, जो धीमा धीमा है, जबकि ये बातें ना गलत होती। कई बार हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरे क्या क्या खुद कर देते हैं, लेकिन ये बात गलत है। क्योंकि मोनोटोनिसिटी में भी बिहेवियर तय होता है। मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज करने के दौरान कुछ हिस्से पर बराबर हो गए, लेकिन एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो भी मोनोटोन की कैटेगरी में आ रहा है, वो भी एक दिष्टता बहुत तेजी के साथ बढ़ा, जैसे e की पावर x। देखो इसके देखने की डायरेक्शन एक ही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा, घटने उठने वाला नहीं है। अगर e की पावर माइनस एक्स को अगर देखा जाए तो e की पावर माइनस एक्स का किस्सा क्या बनता है, ये चलता है। तो जो भी फंक्शन केवल और केवल एक बिहेवियर रखें, या तो इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करें, या तो डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करें, ऐसे फंक्शन को जिस कैटेगरी में डाला जाता है उसको मोनोटोन कहते हैं। और यही फंक्शन की मोनोटोनिसिटी होती है। लिखा जाए इस बात को, लिखना इसमें लैंग्वेज ये इसलिए बोल देते हैं। अपने याद रखने के लिए एक दिष्टता का मतलब लिखना चाहो तो लिख लो वहीं ब्रैकेट में, बढ़ते हो तो बढ़ते रहो, घटते हो तो घटते रहो, सोते हो तो सोते रहो, जागते हो तो जागते रहो। ब्रैकेट में लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखोगे, उसके बाद पता चलेगा अपने का सोते रहो, जगते रहो, हाँ हाँ, खाते हो तो खाते रहो चाहे पेट तक जाए। फंक्शन आर सेड टू बी मोनोटोनिक, तो फंक्शन आर सेड टू बी, functions are said to be monotonic, function are said to be monotonic if and only if, सुनो ये ना if and only if की कंडीशन पे बंधा हुआ है। पहली बात सही तो दूसरी सही, दूसरी सही तो पहली सही। फंक्शन आर said to be monotonic if and only if they are either increasing, they are either increasing or decreasing, either increasing or decreasing in their entire domain, अपने पूरे डोमेन में एक जैसा बिहेव देना है इसको। पूरे डोमेन में ऐसा हो जैसे आर क्लब का फंक्शन कौन, मॉड आर क्लब का है, क्योंकि वो पूरे के पूरे इनपुट लेता है जितने आप रियल नंबर की लाइन पर भरे पड़े हो। लेकिन सोचो वो अपने पूरे डोमेन में चलने के दौरान पहले एक बार डिक्रीज करता है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद फिर वो वहीं से क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो अपने ही पूरे के पूरे एक्स एक्सिस वाले डोमेन में एक बार इंक्रीज किया, एक बार डिक्रीज किया, या उल्टा पहले डिक्रीज किया फिर क्या किया, इंक्रीज किया। इसीलिए उसको आप मोनोटोन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। साफ सुथरी बात लिखी गई है, फंक्शंस आर सेड टू बी मोनोटोनिक, आपका दिया गया फंक्शन एक दिष्टा कहलाएगा केवल और केवल तब दे आर आइदर इंक्रीजिंग, या तो वो बढ़ता रहे, और डिक्रीजिंग इन देयर इंटायर डोमेन, समूचे डोमेन, इन देयर entire
domain, in their entire domain. एग्जाम्पल लिखो, एक कैटेगरी बनाना मोनोटॉनिक की और दूसरी बनाना नॉन मोनोटॉनिक। इधर लिख रहे हैं मोनोटॉनिक और यहाँ बगल में लिखना नॉन मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक, नॉन मोनोटॉनिक। क्लियर है? चलो मोनोटॉनिक को पहले भरा जाए, जितना हम लोग जानते आए हैं। मोनोटॉनिक की दुनिया में जो सबसे पहला फंक्शन चढ़ता है वो है y इज इक्वल टू एक्स। मोनोटॉनिक सीधा इंक्रीज करता है। ज़्यादा ग्राफ के चक्कर में कभी ना पड़ना है, बताएंगे तब ग्राफ वाला हिस्सा, तब तक ऐसे देखना। लाइन y बराबर एक्स, ठीक। सोचो क्या कर रहे हैं, इनपुट बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो इनपुट बढ़ गया, अब की देखना आउटपुट बढ़ गया। क्लियर है? मोनोटॉनिक, ये मोनोटॉनिक की दुनिया में इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहला हुआ। दूसरा लिखना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, स्क्वायर नहीं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक दिन इसका ग्राफ बताया था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बताया? हाँ हाँ, ऐसा। लेकिन सोचो मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, वो यहाँ से होगा, यहाँ लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक। और अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग। सही में या गलत? सोच लो। इंक्रीजिंग नहीं, ग्राफ का ही बनाए, ऐसे सोच करके बताओ, वैल्यू रख करके। ग्राफ तो बात इनपुट बढ़ाएंगे तब आउटपुट बढ़ेगा। अरे दो ही तो रियल नंबर की दुनिया होती है, एक नेगेटिव की एक पॉजिटिव की, जीरो वाला बेचारा अपने में सिकुड़ा रहता है। तो चलो रियल नंबर वाले हिस्से पर देख लेते हैं। ये कौन है, जीरो। इधर कितना रख दें, -5, यहाँ कितना -4, -3, फलाने ठिकाने, यहाँ पर 2, 3, 4, 5। अब सुना, -5 रखो, 55, 25, 125 कितना आया, -125, 4 चौक 16 चौका 64, -64। कौन बड़ा कौन छोटा, -125 छोटा। अच्छा 3 पर 3 त्रिका 9 त्रिक 27, कैसा, -27। और बड़ा हो गया, 0 पर आ जाओ। 0 भले बेचारा 0 है, लेकिन कर्जदार लोगों से तो ठीक ही ठाक है, कंपनी बिकने का नाम नहीं लेगी। अगला 2 दूनी 4 दूनी 8, अब सब बढ़ते जाएंगे। अब वाले इधर से भी बढ़ते हैं, इधर से भी। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। इसलिए किस कैटेगरी में आएगा, मोनोटॉनिक, एक दृष्टा, एक ही तरफ देखने वाला, इधर उधर कुछ। अगला, अब कि तुम लोग कुछ बताओ ना, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला। देखो पहले क्या किया, पहले डिक्रीज 0 पर आया और मौत को छू के टक से वापस निकल गया। कभी कभी लगता है आप ही भगवान है, निकल लिया। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले डिक्रीज किया और फिर क्या कर दिया, इंक्रीज। ये नहीं आने वाला, इसको नॉन मोनोटोन की कैटेगरी में पटक दो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? सही। और एक आटो सोचो, y इज इक्वल टू e की पावर x, झमाझम मोनोटॉनिक। y इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसका ग्राफ अगर देखा जाए क्या होगा, y इज इक्वल टू e की पावर x, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। अच्छा अब की बात सोचना, y इज इक्वल टू e की पावर -x का हाल क्या रखेगा, मोनोटॉनिक। ये रहा। अच्छा अगला देखना, बूढ़ा वाला ग्राफ, बूढ़ा log x, y इज इक्वल टू log x। इसका जिस दिन ग्राफ चलता है क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट क्या किए, अरे लोग बैठेंगे लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं। हाँ तो ये भी कैसा,
मोनोटोन की कैटेगरी, y इज इक्वल टू log x एक्सेट्रा, etc कर दो, etc। अच्छा उधर वाले में कुछ भरो, उधर वाला y बराबर x स्क्वायर बने और क्या, y इज इक्वल टू mod x, चलेगा? कर नहीं चलेगा। अगला देखना, अगला y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू sin x, लहर लहर वाला ना। अच्छा y इज इक्वल टू cos x का हाल, y इज इक्वल टू cos x, -1 से +1, फिर -1 से +1, -1 से +1, यही तो दौड़ रहा है। एक बार ऊपर चढ़ेगा टॉप वैल्यू, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा टॉप वैल्यू, फिर नीचे गिरेगा। तो जो आदमी बार बार उठ रहा है बैठ रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है, क्या वो मोनोटोन की कैटेगरी में रहेगा? नहीं, कहेंगे ना तो कुछ ही पकड़े हुए हैं, थोड़ी देर में होम मार्केट घूम रहे, थोड़ी देर में हो घूम रहे। y इज इक्वल टू cos x, हाँ अब क्या जाने, तुम सोचो 1/mod x सोचो, और बढ़ाओ बढ़ाओ, उल्वा बढ़ा रहे हैं इसका, और कौन कौन आ सकता है? आएंगे तो बहुत कुछ, भाई सोच नहीं पाए। अच्छा ये बताओ, अरे उल्वा ऐसे बढ़ाओ इसका, इधर देखना, ये क्या लिखे हो? अंदर अंदर x को हटा के साइन भर दे, y इज इक्वल टू mod ऑफ sin x, चलेगा? क्योंकि साइन नेगेटिव वाले को छोड़ के ऊपर आ जाएगा, लेकिन अभी भी वो चगाई में नहीं चलेगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू mod ऑफ sin x, बस etc कर दो, etc कर दो बस। अच्छा एक और बड़ा फेमस है, उसको अगर सोचा जाए क्या होगा, क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉन मोनोटॉनिक, हाँ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हरदम नहीं बढ़ेगा, जिगजैग मूवमेंट करेगा, हरदम नहीं घटेगा, दोनों बातें लेकर के चल रहा है, ना तो हरदम बढ़ेंगे ना तो हरदम घटेंगे। खाना खाएंगे अपना, अचार लाएंगे दूसरे के टिफिन से, मोनोटॉनिक नहीं नॉन मोनोटॉनिक, एक्सेट्रा लगा देना, बस इतना है और नहीं, etc। अब एक काम करो, जल ग्रहण करके यहाँ पर कन्वर्ट करो, किसकी? y इज इक्वल टू x क्यूब की, कि कोई भी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ 10x किस में आएगा, कैसे आएगा? लाइक अरे 10 का ग्राफ खींचो ना, 10 का ग्राफ नागिन डालो, अरे 10 का ग्राफ 0 पर 0, उसके बाद ये होता है अप्रॉक्सीमेट, अगला कौन यहां से उठेगा? अगला कुछ ऐसा, अरे उल्टा पुल्टा जैसा भी हो, टाइम पार्ट दोनों ऐसे ही चलते हैं। ये बताओ करते क्या हो, पहले यहाँ थे नीचे, फिर कहाँ चले गए? ऊपर। अब जैसे एंगल ब्रेक हुआ अगले से, उसके बाद फिर कहाँ आ गए? अब फिर कहाँ चले गए? फिर नीचे आ गए, फिर कहाँ चले गए? ऊपर। हर बार ये नॉन मोनोटॉनिक आएगा। अब सुनो जादू, जादू सुनना, जादू। अब जो नॉन मोनोटॉनिक की दुनिया में थे, कहते ना आदमी हो साहब बना देंगे बंदर। अब जो नॉन मोनोटॉनिक था उसको मोनोटॉनिक मिला रहे। कैसे? बाउंड कर दो बस का, हम इतने से इतना तुमको देखबे करेंगे और देखबे नहीं करेंगे, फूटी आंख नहीं सुहाते तुम हमको। ये टॉप वैल्यू किधर देता है? टॉप वैल्यू π/2 पर। यानी अगर आप 0 से π/2 देखो तो ये बेचारा इंक्रीज कर रहा है,
डिक्रीज तो किया नहीं ना, तो केवल एक नेचर कितना रखा, इंक्रीजिंग का, बन गया मोनोटोन की नहीं। यानी जिस दिन साइन को कंसीडर किया जाएगा 0 से लेकर के π/2 तक के बीच में, उस दिन यही साइन इंक्रीजिंग यानी कि किस कैटेगरी में गिरेगा, मोनोटॉनिक में गिरेगा। लेकिन अगर इसके लिए डोमेन बाउंड नहीं किया ना, दौड़ा दिए इसको, तो ये मोनोटॉनिक नहीं रह जाएगा। पक्की बात? हाँ, तो उतने में ही 0 से π/2 तक के बीच में ही वो इंक्रीजिंग है। उसके बाद फिर बवाल। अच्छा फिर सुनना, π/2 से लेकर के ना यहाँ पाई तक, अब इतना हिस्सा काटो, इतने हिस्से में क्या करना, आंधे को गिरे हैं, तो यानी फिर डिक्रीज किया, फिर मोनोटोन आया। लेकिन दोनों इकट्ठे मर्ज कर दिया ना, 0 से π, तहस नहस, एक बार बढ़ेंगे एक बार घटेंगे। तो जब तुम बढ़ोगे और घटोगे तो तुम्हारी सवारी बड़ी खतरनाक है। वैसे भी जिस सवारी में ब्रेक ना हो वो खतरनाक। एक बार एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, पहले की बात है, हाथी देखा, बैठा दिया गया उसको हाथी के ऊपर। नहीं, पहले पूछा ये क्या है, तो कहा ये 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर, 4 घोड़े चलाते हैं। उसके बाद कहे 4 व्हीलर, इसका ब्रेक किधर है, अंग्रेजी में बोला होगा, हमको नहीं आती, इसका ब्रेक कहाँ है, कहा इसका ब्रेक नहीं होता। कहा ऐसी गाड़ी जिसका ब्रेक नहीं होता उस पर बैठना भी खतरनाक है, एयर बैग तो खुलेगा नहीं, हाथ पटकेगा सोच छामी, तो इसका ब्रेक गायब कर दो बस खाली, यही 0 से π इसका ब्रेक गायब कर दो, खतरनाक है, और यही इतना लगा दो, अब ये बेहतर है मोनोटॉनिक। ठीक, जल ग्रहण करके आओ, फिर युद्ध क्षेत्र फिर सजेगा थोड़ी देर में। सेव कर दें कि रोक दें?